बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्मी तारीख़ का जो सिलसिला जारी है, अभी तक हमने 19 शख्सियत का मुताला किया कि किस तरीके से सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, इनमें वो शख्सियतें जिन्होंने एजुकेशन में एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट किया और कैसे एक तहज़ीब, एक मुसलमानों की एक तमद्दुन इसको जो है डेवलप किया। इन तमाम में ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से नॉलेज का जो फ़्लो है ये डेवलप हुआ ओवर द ईयर्स। जिस लेगेसी को सहाबा इकराम छोड़ के गए, उसके बाद ताबईन ने उसको सीखा, उसको समझा और जो हालात नए बिल्टअप हुए उस मुताबिक उसको प्रोग्रेस करवाया, ना कि उस चीज़ को जो है स्टैटिक रखा। ये चीज़ जो है इन शख्सियतों की जो कंट्रीब्यूशन है उससे समझना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपको आज से रिलेट करने में मदद करेगी, ना कि सिर्फ अगर वाक़यात सुन लिए और उनकी कंट्रीब्यूशन जाने कि ये किताब उन्होंने लिखी, इससे इल्म आपको मिल जाएगा, लेकिन जो नॉलेज का प्रोसेस है और थॉट प्रोसेस है ये चीज़ डेवलप नहीं होगा। तो हमने पिछली दफ़ा अहमद बिन हम्बल और ये तमाम लोगों तक आके रुके थे। तो ये अब तकरीबन समझे हम वो दौर में आ गए थे कि तमाम सहाबा इकराम ये सब दुनिया से जा चुके थे और ताबईन का भी अब दौर ख़त्म होने वाला था। अब उनके बाद की जो नस्ल है तबे ताबईन, ये लोग दुनिया में जो है अब लीड करने के लिए जा रहे थे। तो ये 150 ईयर्स का एक पूरा फेज़ है रसूलुल्लाह के बाद से 150 ईयर्स। इस दौर में जो है एक इस्लामी हुकूमत जो बगदाद में अब बगदाद में आ गई थी, ये दुनिया की एक ग्लोबल एम्पायर बन चुकी थी। यानी बनु उमैया से उठ के ये लोग दुनिया के जो है आलमी ताकत, ये वो दौर जो है चल रहा था। और फिर इसमें जो है दुनिया के जो तमाम कोने कोने से इल्म को जमा किया गया। हिंदुस्तान से संस्कृत और ये तमाम की किताबें लाई गई, ग्रीक से यूनान का फ़लसफ़ा, रोमन एम्पायर की लाइब्रेरी से किताबें लाई गई, मिस्र की लाइब्रेरी से, और इसको जो है अरबी ज़बान में तर्जुमा करके इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक स्ट्रीमलाइन करके दुनिया को जो है एक इल्म का गहवारा पेश करने की कोशिश की गई। अब जिस दौर का हम मुताला कर रहे हैं, इसमें दुनिया का जो है इल्म का जो सेंटर है वो शहर बगदाद है। फिर इसके सेकेंडरी लेवल के ऊपर कूफा, बसरा, मक्का, मदीना, स्पेन, ये तमाम जो इलाके हैं, काबुल यानी सेंट्रल एशिया, बुखारा, समरकंद, फिर हिंदुस्तान के जो है ऊपर के हिस्से, ये तमाम उस वक्त जो है ना एक इल्म के गहवारे बने हुए थे। और यूरोप से लोग ख़ास तौर पे जो है स्पेन और बगदाद की यूनिवर्सिटीज़ आके जो है इल्म हासिल करते हैं। तो यहाँ से वो इल्म लेके अपने लोगों में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम फिर एक और शख्सियत का मुताला करेंगे जिनका मतलब उनके ज़माने में और फिर बाद की जो है आने वाले दौर में, यहाँ तक कि आज भी जो है लॉ और इन तमाम चीज़ में एक बहुत प्रोफाउंड और बहुत ही एक असर्टिव जो है इम्पैक्ट रहा हर दौर के उसमें। तो जैसे ये तमाम चीज़ें बढ़ी तो इस वक्त जो है एक और शख्सियत जो है पैदा होती हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन हसन अल फ़रक़त अल शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, यानी ये बेसिकली कूफे के अंदर पैदा होते हैं और शैबानी इनके उसमें नाम आया। हम पिछली दफ़ा भी एक और शैबानी का मुताला कर चुके हैं, पिछली दफ़ा कोई बता सकते हैं? अहमद बिन हम्बल अल शैबानी। और फिर उनसे पहले मुसन्ना बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी शैबानी जो ख़ानदान कबीला था उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो शैबानी ख़ुद एक मिलिट्री जो है एक कबीला था और इनका जो है जंगों में और पॉलिटिकल पावर में जो है बहुत होल्ड रहता था। तो इनके वालिद मोहम्मद बिन हसन बिन फ़रक़त के वालिद चाहते थे कि मेरा बेटा भी जो है फ़ौज में जाए और फ़ौज के जो ये है इसको अंजाम दें, इसकी खिदमत में। लेकिन बच्चे को शुरुआत से जो है इल्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये शाम के अंदर पैदा हुए 132 हिजरी के अंदर, यानी तकरीबन अब बनु उमैया जा चुके थे और बनु अब्बास का दौर जो है शुरू हुआ था। फिर नॉलेज हासिल करने के लिए इनकी वालिदा ने इनको नॉलेज की तरफ बहुत पुश किया। तो ये जो है बगदाद और कूफा, ये जो इलाके थे यहाँ पे शिफ्ट हो गए और इन्होंने जो है इल्म हासिल करना शुरू किया। जब ये टीनेज में पहुँचे तो इनके सबसे बड़े उस्ताद कौन बने? इनके बहुत बड़े उस्ताद बने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये 2 साल अबू हनीफा के पास जो है कूफे के अंदर इल्म हासिल किए, किस तरीके से जो है रूल्स और रेगुलेशन को कुरान और सुन्नत से डिराइव किया जाएगा, क्या लीगल रीजनिंग हम पेश करके जो है कोई नतीजे तक जो है हम कंक्लूजन तक पहुंचे, ये उन्होंने सीखा। फिर 2 साल जब ये पढ़ाई की इनके बाद, उसके वक्त अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया 767 AD में। फिर अबू हनीफा के बहुत बड़े शागिर्द काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये शागिर्द बने और उनके यहाँ ये कम अज़ कम जो है 12-15 साल जो है ये इल्म हासिल किए। और काजी अबू यूसुफ उस वक्त काजी उल खुज़ात थे, यानी पूरी अब्बासी एम्पायर जहाँ जहाँ तक फैली हुई थी, स्पेन के बॉर्डर से लेके जो है चाइना तक इनकी हुकूमत जो फैली थी, इस पूरे इलाके में जितने जजेस अपॉइंट किए थे उन तमाम जजेस के चेयर जो थे वो काजी अबू यूसुफ यानी कि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे।
तो आप देखिए कि किस तरीके से फिर इन्होंने इल्म को डेवलप किया कि अब जो है लीगल रिट जो है इन लोगों के हाथ में थी, अब ये लोग जो है अथॉरिटी से ये लॉ और ये तमाम चीज़ जो है डिक्टेट कर रहे हैं। तो अब सिविल सर्वेंट की तरह काजी अबू यूसुफ ने मोहम्मद बिन हसन को डेवलप किया। जब ये काजी अबू यूसुफ के पास जो है इल्म सीख लिए, उसके बाद और भी इनके टीचर्स बने सुफियान अस-सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अबू हनीफा के कंटेम्प्रेरी थे और तकरीबन इन लोगों का वही मकाम है नॉलेज के अंदर जैसे इन कंटेम्प्रेरीज का था। इसके बाद जो है इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मदीना जाके जो है इल्म सीखना चाह रहा हूँ। तो कूफा जो है इसका फ़लसफ़े का, मंतक का, फ़िलासफ़ी और इन सब चीज़ों का जो है गढ़ था। तो यहाँ पे जो है एक अलग ही साइंस जो है डेवलप हो रही थी, लोगों को समझाने के लिए अलग तरीके थे कि हदीस अगर है तो उस हदीस की रीजनिंग वो लोग पीछे देखते कि ये किस शख्स ने नरेट की, उस शख्स का क्या कैरेक्टर था, इस चीज़ को बोलने के पीछे मकसद क्या था, ये तमाम चीज़ वो लोग जो है बहुत स्क्रूटनाइज करते थे। क्योंकि यहाँ जो मंतक और ये सब फैली थी तो लोगों ने हदीस के अलग अलग माने निकाले थे, और वो जो मोतजिला का फितना परवान चल रहा था, तो उन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए इन लोगों ने जो है लॉ की जो है एक अलग साइंस पूरी की पूरी डेवलप की। तो जब इन्होंने जाहिर किया कि मैं मदीना जाके सीखना चाहता हूं, तो काजी अबू यूसुफ ने इनको जो है इजाज़त दे दी। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, जैसे सिविल सर्वेंट्स को परमिशन लेनी पड़ती है, वैसे ही जो है इन लोगों की ट्रेनिंग जो है की जा रही थी उसी तरीके से। आज जिस तरीके से कर रहे हैं उससे बहुत ही मुख्तलिफ थी। तो ये अब मदीने की तरफ रवाना हुए, तकरीबन 18-20 साल इनकी उम्र थी। अब मदीना अगर पहुंचे तो वहां पर इन्होंने किससे इल्म हासिल किया होगा? मदीने में इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, वो वहाँ पर अभी भी जो है जिंदा थे और वहाँ वो जो है लोगों के अंदर इल्म हासिल कर रहे थे। और इन्होंने जो अब इमाम मालिक जो है इनको मदीने की जो साइंस चल रही है हदीस और कुरान की और जो कल्चर और सिविलाइजेशन की, उस बुनियाद के ऊपर जो है इनके डेवलपमेंट करते हैं। तो कूफे में मंतक और फ़लसफ़ा इनके अंदर इंस्टॉल कर दिया अबू हनीफा और काजी अबू यूसुफ ने। मदीना जब गए तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल साइंस था हदीस और कुरान का और उन सब चीज़ का, वो मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो ये इन दो गैप्स जो थे इसके बीच में जो है एक पुल बन गए, एक ब्रिज बन गए कि कैसे जो है ट्रेडिशनल साइंस को होल्ड करते हुए हम एनालॉजी, फिलॉसफी, ये तमाम मंतक यानी लॉजिक, इन सबको इस्तेमाल करके किसी चीज़ के नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं। फिर अब इनकी जो शख्सियत जो है बनी, फिर इन्होंने जो इल्म को आम किया, ये जो है फिर बनु अब्बास में जब हारून रशीद का दौर आया, उस वक्त जो है इनको जो है बगदाद का जो है चीफ जज भी मतलब जज बना दिया गया था। उनके हाथ में जो है फैसले और ये तमाम चीज़ हुआ करते थे। तो ये मतलब माशाल्लाह इतने ज़हीन थे कि एक बार अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मसला पूछा कि फ़लाँ मसला है, तो इस मसले का हल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो काजी अबू यूसुफ, जो उसको काजी नहीं बने थे, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, उन्होंने जो है एक ब्रीफ आंसर दिया कि इस मसले का हल ये हो सकता है इस वजह से, बहुत छोटा आंसर दिया। तो वही चीज़ उन्होंने मोहम्मद बिन हसन को पूछी जब वो पढ़ रहे थे उनके साथ। तो मोहम्मद बिन हसन ने जो है उसके पीछे बताया कि ये जो मसला है, इस मसले की जो है ये जो है स्कोप है, इस स्कोप में जो है आप ये तमाम पैराडाइम्स जो लीगल लॉज के हैं, फ़िक़्ह के उसूल हैं, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ये उन्होंने बहुत ही मतलब एक डिटेल्ड उसमें जो है उस मसले को जो है समझाया। अबू हनीफा जो है समझ गए कि ये शख्स जो है बहुत जीनियस बनने वाला है। तो कहा कि ये शख्स फ़िक़्ह को जो है नदी की तरह बहाएगा, जिस तरीके से नदी को कोई बहने से रोक नहीं सकता, वैसे इस शख्स की जो रीजनिंग है, जो लॉजिकल इनका थॉट प्रोसेस है, इसको जो है ना कोई रोक नहीं सकता। यानी इतना मतलब इनका ज़हीन था और वो मतलब लॉजिक को जो इस्तेमाल करते। फिर जब एक मालिक रहमतुल्लाह अलैह इनके ज़माने में जो है उनके पास जब इल्म हासिल कर रहे थे, तो इमाम मालिक से जो है लोग ज़्यादा सवाल उस माने में नहीं करते थे, क्योंकि अक्सर उनके स्टूडेंट जो है ज़्यादातर मदीने के रहते थे। तो मदीने का पूरा एक कल्चर बैठा हुआ था, ज़्यादा लॉजिक, रीज़न, बाल की खाल निकालना, ये तमाम उनके अंदर नहीं था। रसूलुल्लाह ने कहा, हम सहाबा ने किया, उनके बच्चे हैं यहाँ पे, आज वो लोग सब ये सब कर रहे हैं, तो हम जो है इसको फॉलो करेंगे। इस तरीके से वो लोग समझ जाते थे। लेकिन जब ये आए हैं तो इनको जो है सवाल करने की बहुत आदत थी। तो जब अबू हनीफा ने जो है इमाम मालिक ने एक मसला जो है सामने पेश किया और उसका नतीजा भी बताया, तो इन्होंने जो है उनको सवाल किया और कहा कि मतलब समझाया कि इससे बेहतर जो है एक और नतीजा, शागिर्द जो है मालिक बिन अनस जैसे एक उस्ताद को, जिनका इतना बड़ा मकाम है, जिन्होंने मुवत्ता इमाम मालिक लिखी है, उनको जो है एक और तरीका समझा रहे हैं, और वो भी एक हुस्न के अंदाज में कि ना टीचर को जो है बुरा लग रहा है कि ये जो है मेरे एटीट्यूड को हर्ट कर रहे हैं, ना इनके अंदर कोई ईगो आ रहा है कि मैं अपने टीचर को करेक्ट कर रहा हूँ। तो इमाम मालिक इस बात पे खुश हुए
इमाम मालिक कि ये बच्चा मुझे एक और चीज़ समझा रहा है, ये खुश हुए और कहा, क्योंकि ये लोग जो है बगदाद और कूफा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ के लोगों की जहनियत अलग है, और ये जाके वहाँ के लोगों के अंदर जो है इस हदीस के इल्म को जो है बहुत आम करेगा। तो इस तरीके से इनकी शख्सियत जो है प्रोफाउंड शख्सियत बनी। फिर इनको आप तसव्वुर करें, फिर इन्होंने कैसी कैसी किताबें लिखी। इन्होंने एक किताब लिखी अल मबसूत, ये पूरा का पूरा जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसकी एक इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें तमाम रूलिंग्स को जो है इन्होंने पेश किया। अल मबसूत इन्होंने अपने ज़माने के अंदर लिखी। फिर इन्होंने जो है जामिउल सगीर और जामिउल कबीर, दो जो है किताबें हैं जो हनफी स्कूल थॉट जो है उसके लीगल कोड्स को डिफाइन करता है कि तमाम मसाइल के इसमें हम कौन सी मंतक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमको क्लियर हो जानी चाहिए, हम बार बार वो चीज़ दोहरा नहीं सकते कि मंतक इस्तेमाल करने का मतलब क्या है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन मिसाल के तौर पे कि बर्बादी हो, तबाह बर्बाद हो वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं। तो एक लॉजिक ये है कि भाई नमाज पढ़ना हराम है, इससे निकाल सकते हैं, हम ना निकाल सकते हैं कि नमाज पढ़ना हराम है, लेकिन ये लॉजिक सही है या गलत है? गलत है। तो ये अब यही साइंस ये लोग पूरे हर चीज के अंदर डेवलप किए कि बादशाह के क्या हुकूक हो सकते हैं, अवाम के ऊपर वो कितना पावर असर्ट कर सकता है, आम रियाय आमा की क्या हुकूक हैं, नमाज के क्या जो है मसले मसाइल हैं, ज़मीन, ये विरासत, ये तमाम इल्म के क्या मसले मसाइल हैं। उन्होंने इस चीज़ को सामने, ये तमाम चीज़ को इस्तेमाल करके जो है वो पूरी की पूरी साइंस डेवलप की। तो जामिउल सगीर और जामिउल कबीर में ये तमाम, सगीर का मतलब छोटा और कबीर का मतलब और ज़्यादा डिटेल वर्जन में। फिर इनका असल जो एक कारनामा था वो ये दो किताबें थी इनकी सियारुस सगीर और सियारुल कबीर। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर इन्होंने जो है दो प्रोफाउंड किताबें लिखी, एक छोटा वर्जन था कंसाइज वर्जन और एक डिटेल्ड वर्जन था इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, कि अब आलमी हुकूमत हमारी फैल चुकी है, नॉन मुस्लिम्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, फौजें जा रही हैं, फौजें वहां पे पहरा दे रही हैं। तो अब जब फौज के पास माइट होती है तो जहां रेगुलेशन दे रहेंगे फिर फौज अपना डोमिनेंस कर देगी और वहां के लोगों के जितने भी हुकूक हैं वो सब सल्ब कर लेगी, उनके जमीन ले सकती है, उनको जो है कत्ले आम भी कर सकती है। तो उन्होंने ट्रीटीज लिखी कि कैसे हम इन तमाम चीजों को जो है रेगुलेट कर सकते हैं। अगर एक शख्स की जमीन कूफे के अंदर है और फिर उसने जो है उसको वक्फ कर दी और वो शख्स चला गया है कहीं बगदाद या कहीं ईरान कहीं चला गया, तो अब किसी ने उसके जमीन के ऊपर हड़प ली, तो ये शख्स केस कहां पे करेगा? ये है ईरान के अंदर, वहां पे भी इस्लामी मतलब बनु अब्बास के अंदर आते हैं और इसकी जमीन है कूफे के अंदर, तो किस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है इस शख्स का जो है केस रजिस्टर किया जाएगा? अब इस मतलब सिविल सर्वेंट्स का यही काम होता है इन सब चीजों को। तो इस लेवल के ऊपर जाके इन लोगों ने जो है इस्लामिक जो है लॉ इन सबको जो है डेवलप किया, यहां तक के जो है यूरोपियन स्कॉलर जोसेफ स्कैट्स और माजिद खद्दूरी, ये तमाम लोग इस बात, हैमिल्टन गिब्स, ये लोग एतराफ करते हैं कि जब यूरोप इंटरनेशनल लॉ के बारे में नहीं जानता था, ये शख्स उस जमाने में इंटरनेशनल लॉ को डेवलप कर रहे थे, यानी आज से 1200 साल पहले ही वॉज डेवलपिंग इंटरनेशनल लॉ। तो ये कुरान का वो जो विजन है कि तुम जो मतलब जो आया जिसके साथ हम लोग सूरह नमल की शुरू किए थे ये पूरी की पूरी सीरीज, वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही मिन इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तवहुमात के ऊपर, खाम ख्याली, अजम्पशन, मेरा ख्याल, ये सब के ऊपर जो है इल्म कायम मत करो। आंख, कान और तुम्हारा दिल यानी कि रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, ये तमाम इनके ऊपर जो है आप ये अपना इल्म कायम करें। तो ये लोग इसके ऊपर डेवलप किए ये तमाम चीज़ें। फिर इनका एक और बहुत बड़ा कारनामा था, वो था मुवत्ता इमाम मोहम्मद बिन हसन। क्या मतलब इसका? मुवत्ता खुद हदीस की पूरी एक कैटेगरी है, जैसे सही अल बुखारी, सही जामिउत तिरमिज़ी, जामिया, सुनन अबी दाऊद, सुनन, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुस्नद, ये तमाम चीज़ें कैटेगरीज हैं हदीस की। वैसे मुवत्ता खुद एक कैटेगरी है, उसका वो वता यतियु अरबी का एक वर्ड है उससे आता है। इसका मतलब है कि बेसिकली जो लोग फार्मिंग जानते हैं, तो जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट जब आप निकालते हैं तो नीचे जो है उसमें बीज कुछ ना कुछ रह जाती हैं, तो उस चीज़ को ग्राउंड में स्प्रेड करके जानवर उसके ऊपर दौड़ा देते हैं, तो उसमें जो हार्वेस्ट है और जो सीड है ये अलग हो जाते हैं। तो क्योंकि मुवत्ता मालिक बिन अनस ने लिखी तो उन्होंने तकरीबन इसमें डेकेड के ऊपर 10 सालों के ऊपर जो है अपना वक्त लगाया इन तमाम चीज़ों को छांटने में कि कौन सही है कौन गलत है, किस रावी की सनद जो है मजबूत है, तो इससे इसका नाम मुवत्ता इन लोगों ने रखा। तो इन्होंने मालिक बिन अनस से जो इल्म हासिल किया मुवत्ता इमाम मालिक का, तो इनके और मालिक बिन अनस के ओपिनियंस बहुत डिफर होते हैं और रीज़न हम समझ चुके हैं।
क्योंकि ये इस बैकग्राउंड के थे। तो इन्होंने मुवत्ता के तकरीबन लोग कहते हैं कि 16 वर्जन हैं, 16 वर्जन ऑफ मुवत्ता है, यानी जितने लोग इमाम अब मालिक बिन अनस से इल्म हासिल किए, जिनकी राय इख्तलाफ हुई, उन्होंने फिर मुवत्ता को कंपाइल किया और उसमें अपनी शरह डाली, अपनी रीजनिंग उसके अंदर एक्सप्लेनेशन डाली। तो वैसे ही उस सबने अपनी जो डाली, तो जिन लोगों ने इख्तलाफ किया मालिक बिन अनस की राय से, तो उन्होंने मालिक बिन अनस की राय को जो है छुपा दिया और अपनी राय डाल दी, अपनी राय उन्होंने रखी। मोहम्मद बिन हसन ने जो है जो मुवत्ता कंपाइल की, उसमें उन्होंने जो भी मसला है, रफ़यदैन का मसला हो या हाथ बांधने का, उसमें उन्होंने वहां पे एक्सप्लेनेशन मालिक बिन अनस का ही रखा। हदीस कोट की, अगर रफ़यदैन करना है तो मालिक बिन अनस का जो है उन्होंने रेफरेंस दिया कि इमाम मालिक बिन अनस का ये मतलब है कि यहाँ पे रफ़यदैन नमाज में करना जो है ये है। फिर उन्होंने फिर अपनी तशरीह की कि मेरे नज़दीक रफ़यदैन करना या आमीन बिल जहर करना ये नमाज का जो है कोई अहम रुकन नहीं है। अगर कोई शख्स उसे मिस करे, अगर कोई शख्स ना करे तो उसकी नमाज जो है नल एंड वॉइड नहीं हो जाती। ये एक मिसाल है। फिर और उस चीज़ में जो तलाक के मसाइल हैं और ये तमाम में इस चीज़ को अप्लाई करें, उन्होंने हर चीज़ में जहाँ मालिक बिन अनस से डिफर किया, ओपिनियन मालिक बिन अनस की देखिए, अपनी एक्सप्लेनेशन इन्होंने पेश की। तो ये मुवत्ता आज भी दुनिया में जो है प्रिंट होती है। ये सियारुल सगीर, जामिउल सगीर, कबीर, ये सब जो है आज भी दुनिया के अंदर जो है प्रिंट होते हैं। लोग इनसे जो है इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो ये इनकी शख्सियत थी। फिर ये जो जब जज बनाए गए थे बगदाद के, तो इनके ऊपर हारून रशीद, फिर वो जो रूलिंग फैमिली थी बनु अब्बास के, उनके शहजादे, गवर्नर, ये लोग जो है अपने फेवर में रूलिंग्स लेने के लिए जमीन किसी की गसब कर ली। अब जो है कोर्ट से फेवर भी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, ये सब। तो ये लोग फोर्स करते थे मोहम्मद बिन हसन को कि ये इनके फेवर में जो है वर्डिक्स इशू करें। लेकिन मोहम्मद बिन हसन इतनी मतलब स्ट्रेट पर्सनालिटी, कोई डिप्लोमेसी अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ खड़ जाना है वहाँ पे खड़ जाते। तो एक मामले में जो है हारून रशीद के साथ इनका बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ। तो हारून रशीद अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर उनके हाथ में थी, तो उन्होंने इनको निकाल के जेल के अंदर डाल दिया। तो जेल के अंदर रह के जो है इन्होंने मतलब फिर वो 2 साल जो है ये डिसमिस रहे, जेल में कैद में रहे। उस वक्त जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो है इल्म को फैलाया, सबसे ज्यादा प्रोफाउंड। और एक बात जान लीजिए, जब ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास बचपन में शुरुआत में इल्म हासिल कर रहे थे, तो ये कहाँ स्कूल मदरसे मस्जिद में कुछ क्लासेस चल रही थी। आप गेस कर सकते हैं कहाँ पे इन्होंने इल्म हासिल किया? जेल के अंदर रह के, क्योंकि अबू हनीफा उस वक्त जेल में थे, उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये जेल जाते, वहां पे सीखते और फिर मतलब अपना ये सब करते। तो ये लोग वहां पे रह के इल्म हासिल किए। तो ये शख्सियतें इनकी इस तरीके से डेवलप हुई। फिर इन्हीं के स्टूडेंट बने इमाम मोहम्मद बिन इद्रीस अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। मालिक बिन अनस के पास इल्म हासिल किया, फिर उसके बाद इजाज़त दी कि मैं कूफा और बगदाद जाके इल्म हासिल करना चाहता हूँ। जब आए कूफा और बगदाद, तो ये वहाँ पे जो है सेंट्रल शख्सियत थी, तो इनके पास जाके इल्म हासिल किया। और ये खुद फरमाते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने मोहम्मद बिन हसन के पास से जो है ऊँट भर के जो है इल्म हासिल किया। जैसे एक कैमल ऊँट के ऊपर आप वजन लाद दें तो बहुत आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लाद सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना मैसिव क्वान्टिटी में जो है इस शख्स के पास से जो है इल्म हासिल किया, इनसे एनालिसिस और ये तमाम चीज़ें सीखी। और फिर जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को जेल हुई, यानी हारून रशीद ने जो है बुलवाया और फिर जो है इनको फांसी का भी हुक्म दे दिया गया था, बगावत और ये मतलब एक पॉलिटिकल ट्रीजन के उसमें। तो उस वक्त जो है अगर किसी शख्स ने शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की अगर सिफारिश करके उनको बचाया, तो वो कौन शख्स थे? वो मोहम्मद बिन हसन अल शैबानी, जो वहाँ पे जज थे। उन्होंने सिफारिश की हारून रशीद से कि ये शख्स जो है बहुत जीनियस शख्स है, इसकी अकल जो है बहुत ऊंची है, ये शख्स जो है कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जो है इसको ये केस पॉलिटिकल ट्रीजन के अंदर डाल के फांसी की। ये थे वहाँ जिन्होंने उनको बचाया। तो ये इनकी मतलब एक शख्सियत थी और इनका मतलब एक कारनामा था। वैसे लाइफ में हिस्ट्री में जाए तो आपको और डिटेल चीज़ दिखने को मिलेगी। इन्होंने जिस तरीके से हनफी स्कूल ऑफ थॉट को कोडिफाई किया और को स्ट्रक्चराइज किया, इसके बाद जो है जो दरसे निज़ामी अगर बना, फिर बाद में ऑटोमान एम्पायर आई, फिर बाद में सल्तनत मुगलिया आई, इन्होंने अपने स्कूल्स में इनकी किताबों को, इनके टेक्स्ट को, इनकी कोडिफिकेशन को आम किया। इसीलिए आपको फिर दिखेगा कि आज ये जो सब कॉन्टिनेंट है या फिर जहां पे ऑटोमान एम्पायर ये लोग उसके साथ फैले हुए थे, वहां पे हनफी स्कूल ऑफ थॉट, हनफी टेक्स्ट जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इनके कारनामे थे और इनके ये थे। इनका शुमार जो है दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स, एरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस, इन तमाम ह्यूगो स्कॉटिया, इन सब के अंदर जो है इनका शुमार होता है। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े शागिर्द। हनफी टेक्स्ट में आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, साहिबैन या शेखैन। अब इसका मुराद साहिबैन यानी 2 साहब, शेखैन यानी 2 शेख। इसका मतलब है काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद बिन हसन बिन फरकत अल शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों को। और ये दोनों
अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन, ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से इनका मतलब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहा। बात जब अबू हनीफा का इंतकाल हो गया उसके बाद इन्होंने जो साइंस डेवलप की उसमें अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो मसले मसाइल थे, उनकी जो थॉट थी, उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा डिफर किया और उन मसले मसाइल के जो रीजनिंग थे, जो सोल्यूशन थे, उन सबको जो है उन्होंने फिर अब वक्त के मुताबिक क्योंकि चलना है तो उन्होंने जो है उन सब चीज़ को चेंज किया। एक मिसाल देता हूँ, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जागीरदारी जो हमारे यहाँ पे चली, हमारे यहाँ पे जागीरदारी चली, ये हराम है। अबू हनीफा के नज़दीक हराम, जैसा सूद हराम है वैसे जागीरदारी हराम है। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, ये दो जज बने, ये काजी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन, तो अब इनको लीगल स्ट्रक्चर तो चलाना है, कोर्ट्स चलाने हैं, वर्डिक्स देने हैं। अब वहाँ पे बैठ के जो है ये चीज़ों को मैसिव तौर पे बदल नहीं सकते, तो इन लोगों ने जो है ना फिर गुंजाइशें निकाली कि ठीक है जागीरदारी भी चल सकती है। फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो धीरे धीरे 100 साल के बाद वो रिस्ट्रिक्शन सब उड़ती चली गई, यहाँ तक कि वो जो है ना फिर आका और मालिक का जो है ये सिस्टम बन गया। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत डिफर किया अबू हनीफा से। तो तकरीबन 60% अबू हनीफा के जो केसेस रहे ना उस सब में इन लोगों के इन्होंने ओपिनियंस बदल के अपनी राय वक्त के मुताबिक बताई और फिर वही चीज़ स्ट्रक्चराइज हो गई, वही चीज़ स्ट्रक्चराइज हो गई, यहाँ तक कि आज भी जो है उन तमाम चीज़ों को ही फॉलो किया जाता है। तो ये इनकी शख्सियत थी मोहम्मद। फिर आखिर में इनका 805 के अंदर जो है इनका इंतकाल होता है। फिर इनका इन्फ्लुएंस जो है वक्त के साथ रहा, इनसे जो लोग इंस्पायर्ड हुए वो इमाम मौरिद रहे, फिर ये अल फाराबी रहे, और फिर स्कॉटलैंड के ह्यूगो स्कॉटिया, ये भी एक फिलोसोफर, ये भी डीपली जो है इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके कामों से जो है इंस्पायर्ड रहे। जो इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे वो लोग इनकी अहमियत, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन और इन तमाम चीज़ों को जो है जान सकते हैं कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत, कैसे अजीम शख्सियतों को जो है उस दौर में मतलब खड़ा किया, क्यों? कुरान और हदीस से। और ये जब एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं तो ये कहते हैं कि क़यास करना, रीजनिंग करना, लॉजिक पेश करना ये लाइट है, नूर है, लेकिन कुरान और सुन्नत के बगैर जो है ये अंधेरा है। तो कुरान और सुन्नत मतलब ये सिर्फ वर्ड बोल देना आपको चीज़ों का सोल्यूशन नहीं दे सकता। वक्त के हालात को समझ के, उन कंटेम्प्रेरी इशूज़ को जान के इनका मकसद वहाँ क्या हो सकता है और कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो आपको जो है फ़िक़्ह और लीगल साइंसेस के ज़रिए ही पता चल सकता है। वरना इल्म हमेशा स्टैटिक ही रहेगा, कभी आगे बढ़ेगा नहीं। और सहाबा इकराम कभी उस माने में कभी स्टैटिक नॉलेज के हामी नहीं थे, इन सब ने इल्म को डेवलप किया, सब ने जो है इल्म को बढ़ाया और अपने वक्त के मुताबिक जो इन्होंने वक्त के मुताबिक का मतलब ये नहीं कि कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट दिए, बल्कि नए चैलेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है उसको उसका मसले दिए। 805 यानी कि तकरीबन इनकी उम्र 57 ईयर्स की थी कि इनका जो है राय एक इलाका है ईरान के अंदर, वहाँ पे इंतकाल होता है और इनकी नमाज जनाजा में जो है वक्त के खलीफा हारून रशीद ये खुद शामिल होते हैं और पढ़ते हैं। और ये वही साल है जहाँ जिस साल जो है इमाम कसई रहमतुल्लाह अलैह उनका भी इंतकाल होता है। अब इमाम कसई, जो लोग अरबिक ग्रामर पढ़े हैं उनको इनका नाम मालूम होगा कि किस तरीके से अरबिक ग्रामर को कोडिफाई करने में, उसको क्लासिफाई करने में इमाम कसई का रोल रहा। कि आज कुरान जो है ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है उसको प्रिजर्व करने में, अगर ग्रामर नहीं रहती तो कुरान जो है प्रिजर्व इन अ टेक्स्ट फॉर्म कभी नहीं रहता, और जो वक्त के लैंग्वेज की चैलेंजेस रहते हैं वो उन चीज़ों को जो है फिर बदल दे सकता। लेकिन इमाम कसई का रोल रहा। उसी साल इमाम कसई का भी इंतकाल होता है, तो हारून रशीद ने इनके जनाजे के ऊपर कहा था कि आज हमने कानून और ग्रामर को एक जगह दफना दिया। यानी कि ये दोनों अपने फील्ड के माहिर, अपने फील्ड के टॉप लीडर्स हैं। ये लीगल रूल्स के मोहम्मद बिन हसन लीडर हैं और इमाम कसई ग्रामर के हैं, तो हम दोनों ने इनको दफना दिया। तो ये इनकी लेगेसी, इनकी एक लाइफ रही कि कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अल्लाह ताला हमको इन लोगों की ज़िंदगी को समझने और जो इन्होंने मतलब अपना कंट्रीब्यूशन किया उसको समझ के आज हमको उस नहज पे आगे बढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला मज़ीद आगे जारी रहेगा। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।